कभी सोचा है कि एक बच्चा दुनिया को हमसे कितना अलग देखता है? चलिए आज बच्चों के दिमाग की उस फैसिनेटिंग और कभी-कभी हैरान कर देने वाली दुनिया में गोता लगाते हैं, ताकि ये समझ सकें कि वे कैसे सोचते, सीखते और बड़े होते हैं। ये एक क्लासिक सवाल है ना? पर ये सिर्फ एक मामूली गलती नहीं है, बल्कि ये हमें एक बहुत बड़ा सुराग देता है कि एक बच्चे का दिमाग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये है पियाजे का मशहूर कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट। अब देखिए होता क्या है, जब पानी को एक चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी का लेवल नीचे चला जाता है। एक बच्चे के लिए जिसकी सोच अभी भी देखी दिखाई चीजों पर टिकी है, ऊंचाई का सीधा सीधा मतलब ज्यादा होता है। उसकी आंखों के लिए लंबा गिलास ही ज्यादा पानी वाला है, भले ही पानी की मात्रा असल में वही हो। ये लॉजिक की कमी नहीं है, ये एक अलग तरह का लॉजिक है। अच्छा, तो उस बच्चे के जवाब को सही मायने में समझने के लिए हमें एक कदम पीछे हटना होगा। हमें सोचना होगा कि सोच की बुनियादी बनावट क्या है, जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन को ऐसे समझिए जैसे ये हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इसका काम सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, मतलब सिर्फ देखना या सुनना नहीं, बल्कि उस जानकारी को समझना, याद रखना और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसका इस्तेमाल करना है। यही वो प्रोसेस है जो रॉ डेटा को मीनिंगफुल नॉलेज में बदलता है। बहुत पहले ये माना जाता था कि बच्चे एक खाली बर्तन की तरह होते हैं, जिन्हें हम ज्ञान से भर देते हैं। लेकिन पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिकों ने हमें दिखाया कि बच्चे असल में छोटे छोटे आर्किटेक्ट्स होते हैं। वे चुपचाप जानकारी नहीं लेते, वे अपने एक्सपीरियंस और दुनिया के साथ बातचीत के आधार पर अपनी समझ खुद बनाते हैं। तो ये बनाने की प्रक्रिया काम कैसे करती है? इन 4 स्टेप्स को देखिए। एक बच्चा पहले अलग अलग कुत्तों को देखता है, यह है ऑब्जर्वेशन। फिर वो समझता है कि उन सब के 4 पैर और एक पूंछ है, ये हुआ जनरलाइजेशन। फिर वो सीखता है कि बिल्लियां भी कुछ ऐसी ही दिखती हैं, पर वे भौंकती नहीं हैं, ये है डिफ्रेंसिएशन। और आखिर में वो कुत्ता का एक मेंटल कॉन्सेप्ट बना लेता है, जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। यही प्रोसेस हर चीज के लिए काम करती है। और इस आइडिया के सबसे बड़े समर्थक थे स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। उन्होंने हमें एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया, ये समझने के लिए कि एक बच्चे का दिमाग अलग अलग स्टेजेस में कैसे डेवलप होता है। पियाजे का मानना था कि बच्चे 4 अलग अलग चरणों से गुजरते हैं, और ये सिर्फ ज्यादा जानकारी हासिल करना नहीं है, हर स्टेज में उनके सोचने का तरीका ही पूरी तरह से बदल जाता है। ये कुछ एक कैटरपिलर से तितली बनने जैसा है, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। पहली स्टेज में, जो जन्म से लगभग 2 साल तक चलता है, दुनिया पूरी तरह से सेंस और एक्शन के बारे में है। इस स्टेज की सबसे बड़ी अचीवमेंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी ये समझना कि अगर कोई चीज नजर से ओझल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गई। बच्चों का वो पीकैबू वाला खेल इसीलिए इतना मजेदार लगता है। और लो जी, मिल गया हमारी पानी वाले ग्लास की पहेली का जवाब। 2 से 7 साल की उम्र में बच्चे सिंबॉलिक तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका लॉजिक अभी भी बहुत सीधा और अक्सर ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब उन्हें दूसरों का नजरिया समझने में मुश्किल होती है, और इसीलिए वे पानी के ग्लास वाली प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व नहीं कर पाते। 7 साल की उम्र के आसपास दिमाग में एक बत्ती जलती है। अब बच्चा पानी के ग्लास की पहेली को हल कर सकता है, क्योंकि वो कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को समझता है कि मात्रा वही रहती है, भले ही उसका आकार बदल जाए। वे अब ठोस फिजिकल दुनिया के बारे में लॉजिकली सोच सकते हैं। सोच में इस बदलाव को हम उनकी कला में भी देख सकते हैं। जरा एक छोटे बच्चे की इस ड्राइंग को देखिए। ये रियलिस्टिक होने के बारे में नहीं है, ये सिंबॉलिक है। घर एक सिंपल शेप है और इंसान एक स्टिक फिगर। ये एक आइडिया को दिखा रहा है, ना कि उसकी हूबहू नकल। अब इसकी तुलना 11 साल के बच्चे की ड्राइंग से करिए। फर्क देख रहे हैं? यहाँ डिटेल्स हैं, पर्सपेक्टिव है और रियलिज्म है। ये सिर्फ एक बेहतर ड्राइंग नहीं है, ये एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल दिमाग का रिफ्लेक्शन है, जो दुनिया को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से देखने लगा है। और आखिर में लगभग 11 साल की उम्र से हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एंटर करते हैं। यहाँ सोच ठोस दुनिया से आगे बढ़कर एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। अब हम न्याय, एल्जेब्रा और भविष्य की संभावनाओं जैसे आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं। पियाजे ने हमें एक शानदार फ्रेमवर्क तो दिया, पर क्या यही पूरी कहानी है? क्या इंटेलिजेंस सिर्फ एक सीधी लाइन में चलती है, या ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? ये आइडिया कि इंटेलिजेंस पूरी तरह से माहौल से बनती है, जॉन बी वॉटसन के इस मशहूर कोटेशन में झलकता है।
इसी सोच ने इंटेलिजेंस को नापने और उसे कैटेगरी में डालने की कोशिशों को जन्म दिया। आईक्यू टेस्ट की शुरुआत फ्रांस में हुई थी, एक अच्छे मकसद से, उन स्टूडेंट्स की पहचान करना जिन्हें एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत थी। लेकिन जल्द ही इन पर कल्चरल और इकोनॉमिक रूप से पक्षपाती होने के आरोप लगने लगे, जिससे ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या ये सच में दिमागी क्षमता को माप रहे हैं या सिर्फ एक खास तरह की एजुकेशन को। और इसी बहस के बीच हॉवर्ड गार्डनर एक बिल्कुल नया आइडिया लेकर आए। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये कई अलग अलग काबिलियतों का एक कलेक्शन है। मतलब स्मार्ट होने के कई तरीके हैं। गार्डनर ने कई तरह की इंटेलिजेंस की पहचान की, जैसे एक कवि की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, एक संगीतकार की म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एक एथलीट की बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस और एक अच्छे लीडर की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये हमें इंटेलिजेंस को एक बहुत बड़े और खुले नजरिए से देखने के लिए कहता है। तो इन सब आइडियाज को हम एक साथ कैसे देखें? मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं जो इन सब को जोड़ने में मदद करता है। ब्रूनर ने कहा कि हम दुनिया को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक्शन के जरिए, एक बच्चा झुंझुने को हिलाकर उसे समझता है। फिर इमेज के जरिए, वो उस झुंझुने की एक मेंटल पिक्चर बना सकता है। और आखिर में सिंबल्स के जरिए, यानी वो झुंझुना शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। हम अपनी पूरी जिंदगी इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि बच्चे सिर्फ कम जानकारी वाले छोटे अडल्ट्स नहीं हैं। वे अपनी दुनिया के छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं जो लगातार थ्योरी बना रहे हैं, उन्हें टेस्ट कर रहे हैं और दुनिया की अपनी एक अनोखी समझ बना रहे हैं। वे अलग तरह से सोचते हैं, न कि सिर्फ कम असरदार तरीके से। जैसा कि पियाजे ने खुद कहा था, एजुकेशन का लक्ष्य सिर्फ पिछली पीढ़ियों की बातें दोहराना नहीं है, बल्कि ऐसे इंसान बनाना है जो नई चीजें करने के काबिल हों। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ, ये जानने के बाद कि हर बच्चा अपने दिमाग का निर्माण अलग अलग तरीके से करता है, हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो सच में सबके लिए काम करे। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।